ultraviolet visible spectroscopy. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रावायलेट रेंज और विजिबल रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, इसमें अल्ट्रावायलेट जो है उसका रेंज 100 नैनोमीटर से लेकर अप टू 400 नैनोमीटर, तो ये रेंज कहलाता है अल्ट्रावायलेट। और फिर विजिबल, इसका मतलब ये कि हमारी आंख को दिखाई देगा, वो 400 नैनोमीटर से लेकर अप टू 750 या 800 नैनोमीटर तक जो है ये विजिबल है। तो इट कैन बी सीन विद नेकेड आई कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, और अल्ट्रावायलेट जो है वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब ये जो फोटोन है अल्ट्रावायलेट, तो यहाँ पे अब हम ये स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि 100 से 250 और 400 नैनोमीटर तक ये अल्ट्रावायलेट रेंज हैं, और फिर 400 से 700 नैनोमीटर तक कहीं पे आपको 750 मिलेगा, 800 मिलेगा, तो वो जो है आपको इंफ्रा जो विजिबल है, और उसके बाद फिर इंफ्रारेड शुरू होता है। विजिबल जो है वो इन 7 कलर्स पे मुश्तमिल है, विच इज़ विबग्योर भी आप लिख सकते हो इसको, विबग्योर, ये एक शॉर्टकट है उसके लिए। अच्छा, अब ये जो फोटॉन्स हैं अल्ट्रावायलेट वाले, ये विजिबल वाले, तो किसी फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ छोटा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा। दूसरी तरफ जो एनर्जी फोटोन की होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, और फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इस तरह हम इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। तो अगर हम इसमें देख लें ये जो हमें दिया गया है, तो यहाँ पे अब अल्ट्रावायलेट से अगर हम विजिबल की तरफ जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीजेज, यहाँ पे हमें मिलेगा हाई एनर्जी फोटोन, और इधर जब हम आते जाएंगे तो यू विल गेट लो एनर्जी फोटोन। अच्छा, अब जब इनकी एनर्जी है तो ये मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन कर सकते हैं? तो रिमेंबर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और साथ में विजिबल हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कैसे? एक्साइटेशन फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ये एक्साइटेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन की। अब ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहीं आपको वर्ड मिले तो वो भी द सेम माना रखेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की कितनी किस्में हैं, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन इससे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन हमें ज़्यादातर एक मैटर के बारे में या एक कंपाउंड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन बताएगा, तो रिमेंबर ये जो इन्फॉर्मेशन हमें बताते हैं, तो कंपाउंड जो भी होगा, स्पेशली ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो सेचुरेटेड है या ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड है, और साथ ही इसमें कोई ऐसा एटम मौजूद है जिसके पास लोन पेयर हैं कि लोन पेयर नहीं है। सेचुरेटेड मीन्स कि इसमें सारे जो हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या किसी और एटम के साथ उसका सिंगल बॉन्ड मौजूद है कि नहीं है। अनसेचुरेटेड का मतलब कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, या फिर कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कह दें, तो बस ये कि अनसेचुरेशन मीन कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, और अगर सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं तो वो सेचुरेटेड कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन सिंगल बॉन्ड OH ले लें तो ये भी अब सेचुरेटेड कंपाउंड है, बिकॉज देयर आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हमें ये जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो हमें क्या सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा? तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है एक कंपाउंड में। तो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस अगर हो सकती हैं तो एक ट्रांजिशन ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई स्टार उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरह से ये N लिखा, N इज़ फॉर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये एनर्जी जो है वो इस तरह मूव करती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये हुआ सिग्मा, पाई नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी यहाँ पे आप इनको नोट कर सकते हो कि ये जो हैं दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। N जो है दिस इज़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स उसको कह सकते हो, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो हैं दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हमने समझा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है तो वो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सिग्मा स्टार तक, एक ट्रांजिशन ये हो सकती है।
पाई से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है पाई स्टार तक, दूसरी ट्रांजिशन हो गई। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है इनटू पाई स्टार, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है इनटू सिग्मा स्टार। तो ये अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती हैं एक कंपाउंड में। और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, हमें उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो आगे समझते हैं। और एक जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो विजिबल रीजन में होती है, और वो है डी टू डी ट्रांजिशन। इधर साथ में नोट कर दें, डी टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये होती है ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस में। उसमें जो डी ऑर्बिटल हैं दो ग्रुप में तकसीम हो जाते हैं, लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी, और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, और वो विजिबल रेंज में हमें मिलेंगे। और ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेंज में हमें मिलते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जो डी टू डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके लिए जो है कम एनर्जी चाहिए। अब इससे रिलेटेड हमसे अगर इनके एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए कि ये कौन से किस तरह एनर्जी ऑर्डर में होंगे, तो पॉइंट साथ में याद रखें कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ हाई एनर्जी या नीड्स हाई एनर्जी देन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए देन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यानी नॉन बॉन्डिंग जब सिग्मा स्टार में जाएंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एंड ग्रेटर एनर्जी इनको चाहिए देन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और फिर अगर डी टू डी ट्रांजिशन का वो पूछा जाए तो इनकी एनर्जी ग्रेटर है देन डी टू डी ट्रांजिशन। उसमें ये नहीं है कि डी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, डी एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर, नो। उसमें कुछ यूँ होता है, जस्ट आइडिया आपको दे जाऊँ कि डी में जो है हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। और जब लीगेंड ट्रांजिशन मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये ऑर्बिटल दो ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं। एक होते हैं 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी वाले, और 3 ऑर्बिटल होते हैं हाई एनर्जी वाले। तो ये डी टू डी ट्रांजिशन, यानी अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, उसके ऊपर लाइट पड़ा और उसने इसको ऊपर जंप करवाया, तो ये कहलाएगा डी टू डी ट्रांजिशन। और इनको कम एनर्जी चाहिए देन एनी ऑफ दिस ट्रांजिशन। तो ये इनका एनर्जी ऑर्डर आपको याद हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कहाँ पे होता है, तो रिमेंबर यहाँ से जो अल्ट्रा वायलेट है तो वो 100 नैनोमीटर से इस तरह अब एनर्जी कम होती है क्योंकि वेवलेंथ बढ़ता है, और यहाँ तक हमें 400 नैनोमीटर तक ये ट्रांजिशन मिलेगा। और फिर ये डी टू डी ट्रांजिशन है वो 400 से अबाव 700 या 750 नैनोमीटर तक हमें ये ट्रांजिशन मिलेगा। अब यहाँ से हमने तो एनर्जी ऑर्डर भी वहाँ से सीख लिया, लेकिन यहाँ से भी देख लें कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है उसका वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मीन्स कि यहाँ पे हाई एनर्जी ट्रांजिशन, यानी यहाँ पे होगी हाई एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए, और यूं जब जाते जाएंगे सो वी विल गेट लो एनर्जी इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, लो एनर्जी इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। और फिर वो डी डी ट्रांजिशन के लिए अपना कंसेप्ट मौजूद। अच्छा, ये तो हमने समझा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब कौन सा ट्रांजिशन किस कंपाउंड में होगा, तो एक आइडिया जस्ट यहाँ से ले लें कि कौन सा ट्रांजिशन किस कंपाउंड में होगा। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज सिग्मा। तो मीन्स कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अगर हो रही है तो वो कंपाउंड है सेचुरेटेड, यानी उसमें एटम्स के दरमियान चाहे कार्बन कार्बन हो, कार्बन के साथ कोई और हेटेरो एटम हो, तो वो सारे जो हैं दे आर सेचुरेटेड। फिर अगर ये होता है कि एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार, तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कंपाउंड सेचुरेटेड भी है और साथ में इसमें एक हेटेरो एटम भी मौजूद है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई हेलोजन, जिनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1, सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और हेलोजन जैसा एटम हो तो उसके पास फिर 3 लोन पेयर मौजूद होंगे। तो हमें ये पता चलेगा कि अगर एब्जॉर्प्शन 100 नैनोमीटर या इसके करीब ऊपर हो रही है तो मीन्स कि द गिवन कंपाउंड इज सेचुरेटेड। फिर अगर जो एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे हमें कोई रीजन मिलता है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गई है तो मीन्स कि द कंपाउंड इज सेचुरेटेड एज वेल एज इसमें कोई हेटेरो एटम भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ले लें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीथेन को ले लें CH4, तो अब इसमें हमें पता है कि CH4 में सारे जो हैं वो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन्स के साथ इस फॉर्म में। और ये जो अब हमें एब्जॉर्प्शन, जब हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर में इसकी एब्जॉर्बेंस देखेंगे तो वो 125 नैनोमीटर से लेकर 135 नैनोमीटर तक एब्जॉर्प्शन हमें मिलेगी। तो मीन्स कि ये कंपाउंड सेचुरेटेड है और इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रही है। इसी तरह से अब अगर हमारे पास मिथाइल अल्कोहल हो, दैट इज़ CH3OH। अब मिथाइल अल्कोहल को देखेंगे तो इसमें कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं 3 हाइड्रोजन्स के साथ, और फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये हुआ मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला।
अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी आर गेटिंग सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं और नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो मीन के इस कंपाउंड में अब हमारे पास जो ट्रांजिशन होगी अगर हमसे पूछा जाए तो उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रही है और साथ में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी, क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर हैं तो वो भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल में जो N2 सिग्मा स्टार है वो 185 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा होगा कि भाई वो 135 से ऊपर चला गया है, मीन्स की एनर्जी कम हो गई है। सो मीन्स कि यहाँ पे कोई लोन पेयर वाला एटम भी मौजूद है जिसको कम एनर्जी चाहिए अपनी एक्साइटेशन करने के लिए। तो ये था अबाउट द सिग्मा टू सिग्मा स्टार और N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कि वो किस कंपाउंड्स में हो सकती हैं। अगला जो है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड N टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अच्छा, पाई टू पाई स्टार यानी पाई बॉन्ड मौजूद हैं तो वो होगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अगर हाइड्रोकार्बन है तो वो अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है और साथ में बेंजीन या एरीन हो सकता है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इस रेंज में अगर कोई एब्जॉर्प्शन मिली तो इसका मतलब होगा कि ये कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरह एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल अब ये होगा कि अनसेचुरेटेड भी होगा, साथ में कोई हेटेरो एटम भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी मौजूद हैं, साथ में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो लोन पेयर और ये अनसेचुरेटेड एटम, तो इनमें ये ट्रांजिशन हो सकती है। सिमिलरली हम पायरिडीन को ले लें, दिस इज़ पायरिडीन। पायरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है विद ए हेटेरो एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये पायरिडीन हुआ और इसमें अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर है, तो मीन्स कि इसमें N टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसी तरह आप अल्काइन को ले सकते हैं, उनमें कोई होगा तो ये आप अंदाज़ा लगाते जाओगे कि N इज़ फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड पाई इज़ फॉर द अनसेचुरेटेड बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो मीन कि उसमें एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाला एटम भी मौजूद है और साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इथीन ले लें, दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है तो वो हमें मिलेगी 165 नैनोमीटर से लेके अप टू 171 नैनोमीटर तक। तो ये इससे हमें अंदाज़ा होगा कि देयर इज़ ए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। लेकिन फिर अगर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो, 1,3-ब्यूटाडाइइन ले लें, दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो अब ये हायर वेवलेंथ यानी लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं और वो ज़्यादातर हमें मिलेगा 217 नैनोमीटर। तो बस बात ये कि हम उस एब्जॉर्प्शन से पता लगा सकते हैं कि गिवन कंपाउंड जो है वो कौन सी कैटेगरी का है, सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, या फिर उसमें कोई और एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है वो मौजूद है। तो ये था पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में होगी और N टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में होगी। एक और डायग्राम से, फिगर से इनको मज़ीद समझते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस फिगर में अगेन आप देख सकते हो कि ये मुख्तलिफ ट्रांजिशन है, उनकी एनर्जी इस तरह से इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे बॉन्डिंग सिग्मा, बॉन्डिंग पाई, नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग है वगैरह, तो ये उसके पास। अब यहाँ पे देखें, अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट करता हो तो उसमें ये 3 किस्म की ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। एक N टू पाई स्टार ट्रांजिशन 279 नैनोमीटर पे, यानी इधर जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के साथ वो जो हैं इस पाई एंटी बॉन्डिंग में जम कर सकते हैं। इसी तरह N टू सिग्मा स्टार हो सकता है क्योंकि इधर एक सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद है तो उसमें भी ये ट्रांजिशन हो सकती है, और पाई टू पाई स्टार डबल बॉन्ड मौजूद होने से ये उसमें हो सकती है। इसी तरह से ये मिथाइल अल्कोहल दिया गया है तो उसमें N टू सिग्मा स्टार अगर 183 नैनोमीटर तो ये होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ईथीन है तो 165 नैनोमीटर, और अगर ईथेन है तो 135 नैनोमीटर, उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी। तो ये आपके पास इस किस्म के जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाता है कि फिनोल है, फिनोल ए बेंजीन रिंग हैविंग एन OH ग्रुप, तो ये होता है फिनोल। हमसे पूछा जाए कि इसमें अब कौन कौन सी ट्रांजिशन हो सकती हैं, तो अब कौन कौन सी ट्रांजिशन हो सकती हैं तो देखते जाएं। क्या इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं? येस, देयर आर सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड हैं। इधर जो कार्बन कार्बन रिंग वाले हैं तो उनके दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है। तो मीन्स कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। एक तो ये हुआ। अब क्या इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है? येस इट इज़, क्योंकि इधर ये पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी इसमें हो सकती है। अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाए कि N टू सिग्मा स्टार इसमें हो सकता है और N टू पाई स्टार इसमें हो सकता है कि नहीं,
तो अब यहाँ पे देखें, जो लोन पेयर हैं वो ऑक्सीजन के पास हैं और ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो मीन्स कि n टू सिग्मा स्टार इसमें पॉसिबल है, लेकिन n टू पाई स्टार इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड नहीं बनाया। लेकिन इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो n टू पाई स्टार भी पॉसिबल था क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना चुका था। तो इस तरह से आपसे एक कंपाउंड पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, हो सकती हैं। तो ये था अबाउट द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगला जो हमारा है तो वो है जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो किस तरह काम करता है, तो वो हमारा अगला लेक्चर है।